नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। किसका बंगाल में आपका बहुत स्वागत है। सौरव गांगुली यानी कि दादा अस्पताल में है। 2 जनवरी को दादा को चेस्ट पेन हुआ था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। दादा अब ठीक हैं, उन्हें आज ही अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जाना था, लेकिन वो 24 घंटे और अस्पताल में ही रहेंगे। इस बीच जो बड़ी बात हुई वो ये कि दावा ये किया गया कि दादा पर राजनीति में आने का दबाव था, इसीलिए उनकी तबियत बिगड़ गई। तो ऐसे में सवाल ये है कि जिस कप्तान ने हिंदुस्तान को दबाव झेलना सिखाया हो, क्या उन पर राजनीति में आने का दबाव बनाया जा सकता है? क्या वो राजनीति में आएंगे? और अगर वो राजनीति में आते हैं तो किस दिशा में जाएंगे? विष्णवे नमो यानी सौरव गांगुली ने टीम इंडिया को लड़ना सिखाया, लड़कर जीतना सिखाया। तो क्या आज सौरव गांगुली पर बंगाल की राजनीति में आने का दबाव है? भारतीय क्रिकेट के सबसे जुझारू कप्तान ने लॉर्ड्स के मैदान पर हिंदुस्तान का दम दिखाया था, पर क्या अब बंगाल की राजनीति में उन पर कप्तानी का दबाव है? और उनके करीबी मित्र और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के बड़े नेता अशोक भट्टाचार्य ने दावा किया है कि कुछ लोग गांगुली का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं। संभवतः वो इसके दबाव में थे। ওর উপরে যেন একটা অহেতুকভাবে কোনো কোনো চাপ, মেন্টাল একটা প্রেশার, এটা যেন কেউ না দেয়। কখনো কখনো এটা কিন্তু হচ্ছে, এটা যাতে কোনো রকম Mr. Saurav Ganguly, who's admitted here, is doing well. He slept well, he had his meals, and he is clinically fit. He wanted to stay back in the hospital for one more day, so he will go home tomorrow. 2 जनवरी को बीसीसीआई प्रेसिडेंट जब अपने घर के जिम पे वर्कआउट कर रहे थे, तब अचानक से उन्हें चेस्ट पेन होता है, डिस्कम्फर्ट फील होती है और ब्लैकआउट होता है। मेडिकल बोर्ड ने ब्रीफिंग करते हुए ये बताया कि उनको ट्रिपल वेसल डिजीज से डायग्नोस किया गया है और उनकी एंजियोप्लास्टी की गई राइट वेंट्रिकुलर आर्टरी में। इस बात से शायद ही कोई इनकार करे कि सौरव गांगुली आज जिस पार्टी में शामिल होना चाहें, जिस विचारधारा की राजनीति करना चाहें, वो कर सकते हैं। लेकिन क्या उन पर राजनीति में आने का दबाव है? इस बात को समझने के लिए सिलसिलेवार ढंग से कुछ तस्वीरें देखनी होंगी। ये तस्वीर 27 दिसंबर की है, जब सौरव गांगुली ने पश्चिम बंगाल के राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। इसके बाद अटकलें शुरू हुई कि सौरव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सौरव गांगुली ने इस खबर को यह कहकर खारिज कर दिया कि अटकलें मत लगाइए, ये सिर्फ एक शिष्टाचार की मुलाकात थी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ईडन गार्डन देखना चाहते थे, बस इसी सिलसिले में उनसे मुलाकात हुई। इसके बाद 28 दिसंबर को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। फिर से ये कयास लगे कि सौरव गांगुली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। दरअसल सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे लोकप्रिय चेहरा साबित हो सकता है। वो ममता बनर्जी के मुकाबले एक बड़ा ब्रांड बन सकता है, फिर चाहे लेफ्ट हो या फिर बीजेपी। अक्सर उनकी तस्वीरें सामने आती है बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ। शायद इसलिए ये अटकलें लगाई जाती है कि वो बीजेपी में शायद शामिल हो सकते हैं। सौरव गांगुली बीजेपी के कितने करीब है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो बीमार हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पत्नी डोना गांगुली को फोन कर उनका हालचाल जाना। गांगुली से करीबी दिखाने में ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रही। गांगुली की सेहत की जानकारी लेने के लिए वो खुद अस्पताल पहुंच गई। बीजेपी, लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस हर दल में सौरव गांगुली के दोस्त हैं, उनके फैंस हैं। इन करीबियों की वजह से अक्सर ये कहा जाता है कि दादा राजनीति में आने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या सौरव गांगुली राजनीति में आएंगे? इस सवाल का जवाब हमने एक्सपर्ट से पूछा। क्योंकि अगर वो बीजेपी में जाते या तृणमूल की तरफ आते तो अभी तक ऑलरेडी सिचुएशन क्लियर हो जाता। अब आज से 5 साल बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, मगर फिलहाल नहीं लग रहा है कि वो किसी पार्टी की तरफ जाएंगे। पॉपुलैरिटी में चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि बंगाल काफी पॉलिटिसाइज सोसाइटी है।
एक्सपर्ट राजनीति के गुना भाग को सोचकर जवाब देते हैं, लेकिन जो फैन अस्पताल के बाहर सौरव गांगुली के स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं? क्या वो चाहते हैं कि दादा राजनीति में आए? क्या वो चाहते हैं कि दादा क्रिकेट की तरह राजनीति में भी बंगाल की कप्तानी करे? इन फैंस की राय बेहद जरूरी है, क्योंकि यही फैंस उन्हें बंगाल की राजनीति का महाराजा बना सकते हैं। मेरा ख्याल से राजनीति में दादा को नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो पर्सनालिटी है राजनीति में आने से वो खराब हो जाता है। तो दादा ऐसे ही रहे और सबका प्यार ऐसे पाते हैं। दादा का खुद का पर्सनालिटी है, राजनीति में क्यों आएंगे? वो हमारे लिए हीरो है, वो हमारे इंडिया का मतलब जान है। वो स्पोर्ट्स में राजनीति में नहीं राजनीति में नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता राजनीति ना, इसलिए। और स्पोर्ट्समैन तो स्पोर्ट्समैन की जगह पर ही रहना चाहिए। एक्सपर्ट की राय और फैंस की बातें भले ही सौरव गांगुली को राजनीति से दूर रखना चाहें, बावजूद इसके ऐसी कई बातें सामने आती रही हैं कि दादा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बात 2013 में भी आई थी, जब वरुण गांधी ने सौरव गांगुली से मुलाकात की थी। 2019 में एक बार फिर आई, जब सौरव गांगुली ने अमित शाह से मुलाकात की। 2020 में राज्यपाल से मिलने के बाद भी इसकी चर्चा हुई। हालांकि 2019 में अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि राजनीति पर कोई बात नहीं हुई है। My meeting with Amit Shah for the first time, I met him for the first time ever, so it was special and different. Neither have I asked a question of what's going to happen to BCCI, whether I'm going to get a post or not, or neither any discussion of that sort happened that you'll only get this if you agree to that. So there's nothing of political development at the moment. हालांकि इसी दौर में जब सौरव गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे, तो ममता बनर्जी ने ट्वीट कर उन्हें नई पारी के लिए बधाई दी थी। लेकिन राजनीति में 2019 की बात 2020 में पुरानी हो चुकी है। बंगाल की राजनीति का फाइनल हो रहा है। ऐसे में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में एक बड़े चेहरे की जरूरत है। सौरव गांगुली बंगाल और बंगाल के बाहर एक बड़े ब्रांड है, इसलिए उनके बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। ऐसा दावा है कि पश्चिम बंगाल राजनीतिक रूप से 3 धड़ों में बटा हुआ है। पहला धड़ा बांग्ला बोलने वाले भद्र बंगला मानुस का है, जो पहले वामपंथी और अब टीएमसी के साथ है। दूसरा धड़ा बांग्लादेश से आए बांग्ला बोलने वालों का है, जो पहले कांग्रेस और अब टीएमसी के साथ है। तीसरा धड़ा बिहार और झारखंड की सीमा से लगे लोगों का है, जो पहले टीएमसी के साथ थे और अब बीजेपी के साथ है। दरअसल सौरव गांगुली को तीनों पार्टी के लोग काफी पसंद करते हैं। बीजेपी की बड़ी परेशानी ये है कि बंगाल के जो बंगाली भद्र लोग हैं, यानी कि जो बंगाल के एलिट क्लास के लोग हैं, उनके बीच अगर पकड़ मजबूत करनी है और अगर लोकप्रियता बनानी है, तो उसके लिए सौरव गांगुली के जरिए अगर वो जाते हैं तो वो काफी आसानी से उन तक पहुंच पाएंगे। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। तो सौरव गांगुली राजनीति में आए तो क्या होगा, ये हमने आपको बताया, लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल हो गए तो क्या होगा? इस सवाल के जवाब का अंदाजा लगाने के लिए आपको मौजूदा प्रतिक्रियाएं देखनी होंगी। कल उनके पारिवारिक मित्र और लेफ्ट नेता दबाव की बात कह रहे थे। बीजेपी के सभी राजनीतिक दल इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। क्या सौरव गांगुली बीजेपी को राजनीतिक फायदा देने के लिए तैयार हैं? क्या क्रिकेट की पिच पर शानदार खेल दिखाने वाले दादा अब राजनीति के खेल में बीजेपी के लिए बैटिंग करेंगे? अभी जो न्यूज में सुनाई देता है कि प्रोबेबली बीजेपी इज अप्रोचिंग दादा। नाउ अगर दादा बीजेपी करने लगते तब अचानक एक बड़ा हिस्सा होगा जिसमें मैं भी रहूंगा, जो फील करेगा कि दादा ने हमको लेट डाउन कर दिया, क्योंकि दादा सब कुछ के ऊपर है। दादा साउथ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता, उत्तर बंगो, दक्षिण बंगो, मर्द औरत सबके ऊपर दादा है। दादा इज सो पॉपुलर। दादा अस्पताल में भर्ती हैं और बाहर उनकी सेहत से ज्यादा राजनीति में उनकी एंट्री की चर्चा हो रही है। गांगुली के पारिवारिक मित्र और लेफ्ट नेता अशोक भट्टाचार्य ने जिस दबाव की बात कही है, उस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और इसे ओछी राजनीति करार दिया। हम यही बोल सकते हैं कि अशोक बाबू आप और मिथ्याचार मत करिए, क्योंकि बंगाल के लोग आपको भूल गया है, आपका दल को भूल गया है, क्योंकि आप लोग जो अत्याचार किए हैं 34 इयर्स डेवलपमेंट के नाम से, आप लोग जो थब्बा दिए हैं,
आज तक हम लोग वो भोग रहे हैं। जबकि टीएमसी और कांग्रेस अशोक भट्टाचार्य के आरोपों की जांच की मांग कर रही है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि हाँ, स्ट्रेस के जरिए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो उन्हीं को पता होगा कि उनके ऊपर दबाव किसने डाला। दबाव तो जरूर किसी ने डाला होगा, लेकिन मैंने तो नहीं डाला, मेरा पार्टी तो नहीं डाला। तो अगर उनको पता है तो उन्हीं से पूछ लीजिए किसने दबाव डाला है। अशोक भट्टाचार्य जी ने जो दावा किया है उसके बारे में अगर उनके पास डिटेल है तो वो भी बतानी चाहिए। ये बहुत सीरियस मामला है। अगर सचमुच गांगुली साहब पे दबाव डाला गया किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी राजनेता ने, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 48 साल के सौरव गांगुली सिर्फ पूर्व क्रिकेटर ही नहीं या बीसीसीआई अध्यक्ष नहीं, लेकिन अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है। सौरव गांगुली की अगर लोकप्रियता की बात करें तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, लेकिन बंगाल के बाहर भी लाखों करोड़ों लोग उनके फैंस हैं। शायद इसलिए चाहे कोई भी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी या लेफ्ट, हर कोई ये चाहता है कि सौरव गांगुली उनके पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन जो लोग सौरव गांगुली को जानते हैं और अच्छे से पहचानते हैं, उनका ये मानना है कि सौरव गांगुली पर कभी भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने का दबाव नहीं था। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष बोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर यह कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। नए साल में यह पहली बार हुआ जब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है और करीब 45 मिनट तक राज्यपाल मुख्यमंत्री की मुलाकात चली। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी हालांकि मीडिया से बिना बात किए ही वहां से चली गई। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए पूजा मेहता हमारी सहयोगी जुड़ गई है। पूजा, क्या रहे इस मुलाकात के मायने? शिरीन, आपको बता दें कि हमने हमेशा देखा है मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है जगदीप धनखड़, अक्सर टकरार होती रही है और विवादों में रहा है उनका रिश्ता। लेकिन आज इस साल की ये पहली मीटिंग हुई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची राजभवन और लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक उनकी बैठक चली। कहा यह जा रहा है कि यह कर्टेसी मीटिंग थी और न्यू ईयर्स की ग्रीटिंग्स को एक्सचेंज किया गया और लगभग जो है 45 मिनट से 1 घंटे तक ये बैठक चली। हालांकि निकलते वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत नहीं की और अक्सर वो जो नॉर्थ गेट से निकलती है वहां से नहीं निकलते हुए दूसरे गेट से निकली, मीडिया को अवॉइड करते हुए। लेकिन कई मायनों में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका रिश्ता जो है हमेशा विवादों में रहा है और सुर्खियों में रहा है। शिरीन, तो पूजा, ये टकराव हमने देखा बीते साल भी किस तरीके से चलता आ रहा था, तो क्या इस बातचीत को देखकर, इस मुलाकात को देखकर ये उम्मीद की जा सकती है क्या कि टकराव खत्म होने को है? सोचा जा सकता है क्या ये फिलहाल? बिल्कुल शिरीन, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो रिलेशन जो है फिलहाल के लिए जो है, क्योंकि सामने चुनाव भी है, तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर ये है कि दोनों पक्षों की ओर से पूरी तरीके से चुप्पी साधी गई है कि आखिरकार 1 घंटे की बैठक में क्या बातचीत हुई। क्योंकि अगर सिर्फ न्यू ईयर्स ग्रीटिंग्स एक्सचेंज होता है या फिर सिर्फ कर्टेसी मीटिंग होती है, जरूर कुछ मुद्दों पर बात हुई होगी, लेकिन ना ही तो मुख्यमंत्री के पक्ष से और ना ही राज्यपाल के पक्ष से जो है ये शेयर किया जा रहा है कि आखिरकार किन मुद्दों पर बातचीत हुई। शिरीन, तो इस चुप्पी का मतलब क्या? क्योंकि ये टकराव किन किन मुद्दों पर रहा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, यहां तक कि टीएमसी ने तो पत्र तक लिख दिया, राज्यपाल की भूमिका तक पर सवाल उठा दिया था और खुद राज्यपाल कह चुके हैं कई बार कि अगर संविधान के मुताबिक सरकार काम नहीं करेगी तो फिर मुझे कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखिए शिरीन, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पॉलिटिकल किलिंग्स होती रही है, पॉलिटिकल मर्डर्स होते रहे हैं, राज्यपाल हमेशा वोकल रहे हैं। राज्य की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें या फिर अम्फन को लेकर उन्होंने ये आरोप लगाया था राज्य सरकार पर कि करप्शन हो रहा है, वो मुद्दे की बात करें, या फिर जेपी नड्डा की गाड़ी पर जिस तरीके से अटैक हुआ था कॉन्वॉय पर, उस पर भी जो है बोले थे राज्यपाल। तो कुल मिलाकर जो है बार बार राज्य सरकार की जो है गलती निकालना या फिर लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाना, पॉलिटिकल मर्डर्स का जो कल्चर है उस पर सवाल उठाना, तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रिलेशंस काफी स्ट्रेन रहे हैं। क्योंकि बहुत बार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी हमने देखा है कि राज्यपाल को कई नाम से बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री इलेक्टेड पर्सनैलिटी है, इलेक्टेड है सरकार से
और गवर्नर जो है वो नॉमिनेटेड है। तो तृणमूल कांग्रेस की ओर से हमेशा ये तर्क दिया जाता है कि राज्यपाल अगर कुछ बोलते हैं तो उसके कई मायने हैं, लेकिन वो जो है बीजेपी का पक्ष लेते हुए बोलते हैं। ये तृणमूल कांग्रेस की ओर से हमेशा आरोप लगाया जाता है राज्यपाल पर। बिल्कुल, और यही वो बातें हैं जो बता रही थी कि किस तरीके से टकराव लंबा चला है। तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए। ये बैठक की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात नए साल में दोनों नेताओं के बीच हुई है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि एक लंबा टकराव और उसमें क्या क्या बयानबाजी हुई, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, दोनों की ही भूमिका को लेकर समय समय पर सवाल भी उठाया गया। राज्यपाल की बात कर लें या फिर मुख्यमंत्री की। और पूजा, जो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों को देखकर तो यही समझ आ रहा है, और 1 घंटे की बातचीत दोनों नेताओं के बीच, कि कम से कम शायद इस साल में थोड़ा ही सही लेकिन बदलाव जरूर इस टकराव में हो सकता है। बिल्कुल शिरीन, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद जो है बदलाव हो सकता है इस रिलेशन में, लेकिन जितना हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जानते हैं या फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जानते हैं, अगर कुछ मुद्दों पर विवाद होता है तो कोई पीछे नहीं हटेगा। अगर राज्य सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पे अगर कभी सवाल उठता है तो राज्यपाल जो है वो बिल्कुल सरकार पर जो है सवाल उठाएंगे। उसके अलावा हमने देखा है जब अम्फन तूफान आया था और लगातार कई दिनों तक सिटी में और पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर नहीं किया जा पाया था, तो तब भी जो है वो राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहे थे। तो कुल मिलाकर अभी तक तो लग रहा है कि सुलह शायद हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिरकार ये रिश्ता जो है कब तक इस तरीके से बरकरार रहता है। और जब चुप्पी टूटेगी तब पता चलेगा कि इस मुलाकात के मायने क्या रहे और उसके बाद इस रिलेशन पर ये जो टकराव था उस पर इसका क्या असर पड़ा है। शुक्रिया आपका पूजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.